ये रही आपकी किताब दूरवा भाग 3 कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक। और हम शुरू करते हैं इसी किताब से तीसरी पाठ। वो है क्या है, देखते रहो। नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे जो मैप आप देख रहे हैं ये यूरोप का है और अगल बगल में फ्रांस भी है, बल्गेरिया, टर्की, रोमानिया, सब कुछ है, यूक्रेन। मैं ये मैप आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि अगला जो अभी जो मैं पाठ शुरू करने वाली हूँ उसमें इसकी ज़िक्र होती है, यानी कि यूरोप की ज़िक्र होती है। यूरोप में एक बहुत फेमस नदी जो बहती है उसका नाम डन्यूब है। जो यहाँ पे रेड लाइन दिखाई दे रही है इस मैप में बीच में, वो है जहाँ से जहाँ तक वो डन्यूब नदी बहती है। तो इस बीच में यहाँ पे एक है बेलग्रेड, सर्बिया। यहाँ पे जो है ये सर्बिया, इस सर्बिया जो है यहाँ पे एक और सिटी भी है, फेमस सिटी, जिसका नाम है नोवी सैड। तो क्या है ये, आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस चिट्ठी में लेखक ने इस नदी का और उस शहर का भी जिक्र किया है। और उस शहर में जब वो रह रहे थे तो उन्होंने क्या क्या देखा, उनके घर के आसपास क्या क्या थी, ये सब कुछ इसी यूरोप के खंड में बताया गया है जब वो वहाँ पे गए थे। तो हम क्या करेंगे, अभी शुरू करेंगे पाठ को। शुरू करने से पहले मैं ये दिखाना चाहती थी, तो आप इसे एक और बार देख लीजिए कि जो रेड लाइन है वही है डन्यूब नदी का बहना, शुरू होना भी और अंत होना भी, इस यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से यानी कि ज़ुरिच नगर से यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल तक वो बहती है। तो और एक चित्र मैं दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे है वो, ये जो स्थान हम नोवी सैड में देखेंगे ये सब कुछ, यानी कि इसका मतलब जो चर्च है, क्लॉक टावर है, ये सब कुछ वहाँ का ही है। नोवी सैड शहर का जो मॉन्यूमेंट्स है, क्लॉक टावर, चर्च, जो कुछ भी है, और सिटी ऐसा दिखती है जो मंजिलों पर मंजिलें, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाई गई है। और यहाँ पे उनकी कुछ डिटेल्स भी आप देख सकते हो। और ये है वहाँ का फ्लैग और ये है वहाँ का सिंबल। दो बिल्डिंग्स, महल्स है जिसके ऊपर पक्षी उड़ रही है, और ये ब्लू कलर जो है ये है फ्लैग। तो चलिए अब हम हमारा अपना पाठ शुरू करते हैं, जिसके बारे में उन्होंने बताया है, यानी कि लेखक ने जिस शहर के बारे में बताया है उस शहर यहाँ पे है सर्बिया के पास। मैंने दिखाई थी आपको सर्बिया, तो सर्बिया यहाँ पे है। इस सर्बिया के पास जो गांव नोवी सैड है उसके बारे में मैंने अभी दिखा दिया। तो ये इसके बारे में अभी पाठ से पढ़ते हैं, जो करते हैं। ये है हमारा तीसरा पाठ 8वीं कक्षा का, चिट्ठियों में यूरोप। तो यहाँ पे लेखक हमें यूरोप ले जा रहे हैं। तो वहाँ पे देखते हैं हम क्या क्या देखने को मिला उन्हें, और उन्होंने उसे कैसे विवरण दिया है। तो प्रिय नीलू, शेरू, कक्कू, पुत्रक और तुम सबकी मम्मी, तुम सबको खूब प्यार। यहाँ पे जब लेखक जी यूगोस्लाविया के नोवी सैड गए मार्च 22 को 1900 कितना 79 को। तो तुम सबको खूब बड़ा प्यार, खूब प्यार। आज यहाँ पहुँचे 1 हफ्ता हो गया। मौसम अच्छा चल रहा है, यहाँ बसंत आ रहा है, सारे पेड़ नंगे खड़े हैं,
इसका मतलब नंगे खड़े हैं के मतलब उसमें कोई पत्ता नहीं है। मौसम तो अच्छा चल रहा है पर उस पेड़ में कोई पत्ता, फूल, फल कुछ भी नहीं है। एक अपनी विद्या जैसा पेड़ है जो हरा है। एक और जो नए साल पर घर घर लगाया कुमुदिनी जैसे होते हैं, लगाया जाता है। फिर भी फूल आ रहे हैं। एक नीले और बैंगनी रंग का फूल है जो अपने यहाँ की सफ़ेद कुमुदिनी जैसे होते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो पहले बताते हैं कि पेड़ों के बारे में और मौसम के बारे में। मौसम तो अच्छा चल रहा था और उन्होंने अपने घर के पास खड़े होकर, घर के अंदर शायद खड़े होकर खिड़की से देख रहे होंगे या दरवाजे पे खड़े हुए होंगे और देख रहे होंगे बाहर की ओर। तो वो बता रहे कि वसंत की ऋतु तरह है, फिर भी कुछ पेड़ ऐसे हैं क्योंकि सब कुछ पत्ता गिर चुका है, कुछ नंगा दिख रहा है। नंगा का मतलब जब कपड़े नहीं डालते हम बच्चों को, बच्चे कैसे दिखते हैं, उस तरह पेड़ को भी वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नंगे कह रहे हैं। तो छोटे बच्चे जैसे खेलते रहते हैं तब हमें खुशी होती है। यहाँ पे पेड़ को देखने पर भी वो पत्ता नहीं है, फूल नहीं है, फिर भी उन्हें देखने से वहाँ पे उन्हें खुशी मिल रही है। और एक अपनी विद्या जैसा पेड़ है जो हरा है। यहाँ पे कुछ विद्या यानी कि नए साल में विद्यमान हम जो कहते हैं उस शब्द को यहाँ पे विद्या नाम से बुलाया गया है। तो जब एक साल के बाद दूसरा नया साल आता है तो हम उसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। उसी तरह यहाँ पे पेड़ अपने लिए जो नए पत्ते खिलने वाले हैं इसलिए वो तैयार होके नंगे हो चुके हैं और नए पत्ते पहनने के लिए वो बहुत उत्सुक है। यही यहाँ पे विद्या जैसा पेड़ है कहा जा रहा है जो हरा है, यानी कि वो हरा है पर अपने अपने में नए पत्तों को बेयर करने के लिए वो खड़ा हुआ है। जो एक और जो नए साल पर घर घर लगाया जाता है यहाँ पे हर नए साल पर, जैसे हम क्रिसमस नए ईयर क्रिसमस बनाते हैं क्रिश्चियंस के घर में, तो वो क्या करते हैं क्रिसमस ट्री लगाते हैं, अपने घर में लाते हैं या वहाँ पे प्लास्टिक वाला ट्री, जो कुछ भी हो, जैसा भी हो, उनके हाथों में जैसा भी हो सकता है वैसा ट्री लाते हैं और उसे डेकोरेट करते हैं। इसी तरह यहाँ पे हर घर में ये नए साल पर घर घर में लगाया जाता है। फिर भी फूल आ रहे हैं, ये तो नए साल का है पर फिर भी उसमें फूल आ रहे हैं कि खिल रहे हैं। एक नीले और बैंगनी रंग का फूल है जो अपने यहाँ की सफ़ेद कुमुदिनी जैसे होते हैं। यहाँ पे वहाँ पे उन्होंने और एक फूल देखा है जो नीली रंग वाली है, पर उन्हें कैसा लग रहा है वो कंपेयर कर रहे हैं जैसे इंडियन कुमुदिनी की जैसे वो फूल खिलता है। कुमुदिनी यानी कि कमल, जो कमल खिलता है, लोटस फ्लावर जो कहते हैं उसे कुमुदिनी नाम से भी बुलाया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो नीली फूल, बैंगनी रंग का फूल, नीले और बैंगनी रंग का फूल जो खिल रहे हैं वो तो हमारे सफ़ेद कुमुदिनी जैसे है। कुछ लाल कुछ पीले, खुशबू नहीं होती है, यानी पर इंडियंस के फूल में, भारत के फूल में तो कुछ ना कुछ खुशबू ज़रूर होती है, पर यहाँ के उसमें कुमुदिनी जैसे फूलों में लाल भी है और कुछ पीले रंग वाले भी है पर उनमें खुशबू नहीं है। आज इतवार है सो 1 बजे खाना खाकर आए और लिखने बैठ गए। यानी कि उन्होंने कब बैठे इस पर खत को लिखने के लिए। आपको शायद यहाँ पे पता चल गया होगा कि ये चिट्ठी लिख रहे हैं अपनों के लिए। तो इस चिट्ठी में खत जब लिखने जा रहे हैं उन्होंने कब बैठे चिट्ठी लिखने के लिए, वो 1 बजे खाना खाकर आए और लिखने बैठ गए। आज हमने जो खाना खाया वह योगर्ट से शुरू होता है। जैसा आइसक्रीम कप होता है वैसा बड़े कप में रोज़ सूप होता है। उसमें सफ़ेद सेम जैसी यहाँ की बीन लंबी और पतली होती है, यानी कि बीन्स, जो यहाँ का बीन्स मिलता है भारत में उसी तरह बीन होता है। और उनकी स्टार्टअप यानी कि लंच या डिनर का स्टार्टअप तो हमेशा कुछ
सूप से शुरू होता है। तो रोज़ सूप रहता है और योगर्ट क्रीम, यानी कि यहाँ पे हम उसे कर्ड्स दही कहते हैं, उसी तरह का दही वो वहाँ पे कप्स में दिए जाता है। तो कप्स में उन्होंने क्या क्या पाया, सूप पाया और आइसक्रीम पाए और योगर्ट भी खाए। उस सूप में लंबे लंबे पतली पतली बीन्स भी थे, पतली होती है यहाँ के भारत से जो बीन्स होती है उससे भी पतली बीन्स उस सूप में थी, बरबटी जैसी। फिर आइसक्रीम, तो उसके बाद सूप के बाद उन्होंने क्या खाई, तो उन्होंने आइसक्रीम भी खाई। यही 3 कोर्स रोज़ सुबह शाम होता है। खाते खाते उकताहट हो रही है, यानी कि उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, वही खा के कुछ और खाने की मन कर रहा है। कभी कभी चावल होता है, स्टू यानी करी की साथ खाने के लिए, चावल के साथ वो वहाँ पे भी करी देते हैं, लेकिन उसे क्या बुलाया जाता है, इनकी स्ट्यू। एक दिन खरे सीखे चिल्ले जैसी एक मिठाई आई, उसमें खट्टी बेर्री का गुदा भरा था, यानी कि गुदा भरा था, जो सिक्के की तरह की, वो बहुत पतली थी। उन्हें मिठाई दी गई तो वो बहुत पतली थी, बड़ा नहीं थी, तो छोटा सा था। सेवैया पानी में उबली सूप में रहती है, तो जब वो सूप पीते हैं वह उसमें सेवैया भी लगाते हैं। और ब्रेड, सुबह ब्रेड बटर मॉमलेट या शहद, यानी कि जली, ब्रेड बटर और जाम जो कहते हैं, यहाँ पे मार्मलेट कह रहे हैं वो, और उसके साथ शहद यानी कि हनी। 30 ग्राम की छोटी छोटी प्लास्टिक डिब्बियों में, तो ये हनी या शहद या जाम जो भी होते हैं ब्रेड के साथ जो दिए जाते हैं, वो तो सिर्फ 30 ग्राम की छोटी छोटी डिब्बियों में, प्लास्टिक डिब्बियों में दिया जाता था। और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि शहर के बीच दूना डैन्यूब नदी बहती है। मैंने दिखाई आपको उस वीडियो में नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है, उसी नदी इस चित्र में भी दिखाई दे रही है। नगर के बीचों बीच वो बह रही है, उसका नाम है डैन्यूब नदी। यह यूरोप के कई देशों में बहती है। जो भी देश है यूरोप कंट्री के, कई देशों में ये नदी बहती है। नक्शों में देखोगे तो मिल जाएगी, अगर आप मैप में देखोगे तो मिल जाएगी। नेविसैड यानी कि वहाँ रह रहे हैं उस शहर का नाम है नेविसैड। नेविसैड शहर भी मिल जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि लेखक जी कह रहे हैं कि नेविसैड शहर भी, अगर आप मैप में जाकर उन्हें एनलार्ज करोगे मैप को, तो आपको नेविसैड शहर भी मिल जाएगा। इस नेविसैड शहर एक देश का कैपिटल भी है और वो कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इनमें तुम लोगों के लिए इटली के सिक्के, यहाँ के सिक्के, एक सिक्का इंडोनेशिया का, मॉरिशस की कुछ टिकटें इकट्ठे किए हैं। तो शहर के बारे में बता दिए लेखक जी। अब कह रहे हैं कि तुम लोगों के लिए, यानी कि जो कोई किसी का नाम उन्होंने खत शुरू करने से पहले उस पहली लाइंस में लिखे थे, उनके लिए वो कॉइन्स कलेक्शन की है जो चाहते हैं उनके लिए। तो कौन कौन से सिक्के इकट्ठे, यानी कि सिक्के का मतलब कॉइन्स होता है, तो इटली कॉइन्स और यूरोपियन कॉइन्स और 1 कॉइन फ्रॉम इंडोनेशिया भी है, और मॉरिशस के कुछ टिकटें यानी कि टिकट्स भी उन्होंने कलेक्शन की है। चीज़ें यहाँ बहुत महंगी है, मीन्स क्या उसका मतलब है, यहाँ पे यूरोप में जो कोई चीज़ हम लेने के लिए जाओ तो बहुत महंगी है, यानी कि कॉस्टली है। लोग कहते हैं मत खरीदो, यानी कि उनके साथ जो कोई भी भारत से गए हुए हैं वो बोलते हैं तुम कोई कुछ चीज़ों को यहाँ पे मत खरीदो जो बहुत महंगी है। रोज़ बाज़ार से गुज़रते हैं तो तुम लोगों की याद आती है बच्चों को देखकर।
तो जब वो बाज़ार की ओर से जाते हैं तो उन्हें अपने बच्चों की, अपने लोगों की याद बहुत आती है। जो नदी है उसमें बड़े बड़े यात्री जहाज चलते हैं, इस देश के भी और हंगरी के भी, यानी कि हंगेरी, यू मे हैव हर्ड द वर्ड हंगेरी, इट्स अ प्लेस। तो यह इस देश में, यानी कि इन दिस स्टेट, सो उस नदी में क्या होता, बहुत बड़ा जहाज भी चलते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह जाने वाली होती है। और इस देश का भी, हंगेरी का भी, तो दोनों देशों के जहाज इस नदी में चलते हैं। कल हमने देखे, तो उन्होंने कल उसे देखा है। यह फुटबॉल बहुत खेलते हैं। 14 से 20 अप्रैल तक यहाँ विश्व टेबल टेनिस चैम्पियनशिप होने वाली है। तो वहाँ पे एक टूर्नामेंट होने वाली है जो चलेगा 14 से 20 अप्रैल तक। तो वो होने वाला था जब वो वहाँ पे ठहरे हुए थे, लेक अक्षीडम यूरोप में ठहरे हुए थे, तब वहाँ पे वो विश्व टेबल टेनिस चैम्पियनशिप खेल होने वाला था, यानी कि टूर्नामेंट होने वाला था। एक आध रोज़ देखेंगे बाज़ार में 20-20 मंजिल, 10-10 मंजिल की बिल्डिंगें हैं। तो जब वो बाज़ार से गुज़रते हैं और सामानों को देखते हैं तो बच्चों की याद आती है। उसके बाद अगर बिल्डिंग्स को वो देखते हैं तो 20-20 और 10-10 मंजिल, यानी कि 20 स्टोरी बिल्डिंग्स, 10 स्टोरीज बिल्डिंग, एक के ऊपर एक जो खड़ा हुआ है दिखाई देता है। यहाँ इस शहर में हज़ारों वर्षों पहले आए भारतीयों की संतानें हैं, यूरोपियन मालूम होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत भारतीय सबसे पहले जब आकर यहाँ पे अपना सिटीजनशिप ले चुके हैं, उनके बच्चे, उनके पोते पोतियाँ यहाँ पे है और इसीलिए वो यूरोपियन कहलाते हैं। यही की वेशभूषा, भाषा, तो यूरोप की वेशभूषा यानी कि ड्रेस कोड वहाँ पे फॉलो करते हैं। लड़के स्केटिंग के बहुत शौकीन हैं। यहाँ के बच्चे जो है, इन्हें फुटबॉल और टेबल टेनिस और स्केटिंग, इन खेलों के बहुत शौकीन हैं। हमारे कमरे की खिड़की से खेल के मैदान दिखते हैं। तो ये जो बिल्डिंग में ठहरे हुए हैं, वहाँ पे जाके उस बिल्डिंग के खिड़की से उन्हें खेल के मैदान दिखता है। इस समय एक मैदान में फुटबॉल मैच हो रहा है, तो वो खिड़की में खड़े होकर देख रहे हैं कि एक स्टेडियम जो दिख रहा है उनको खिड़की के सामने से, उस स्टेडियम में यानी कि मैदान में फुटबॉल मैच खेला जा रहा है। वहाँ और एक टीम की वर्दी सफ़ेद और दूसरे टीम की लाल रंग वाली है। मैदान यहाँ से लगभग आधा फरलांग दूर है, पर हमारा कमरा 5वीं मंजिल पर है, इसीलिए साफ दिखता है। तो वो जहाँ खड़े हुए हैं वो 5वीं मंजिल यानी कि 5th स्टोरी में है वो, और वहाँ से उनकी खिड़की से वो मैदान बहुत अच्छी तरह से दिखाई देती है। इसीलिए वो देख पा रहे हैं कि एक टीम वाइट यूनिफॉर्म में है और दूसरी टीम रेड यूनिफॉर्म में। और क्या हो रहा है, कमरा 5वीं मंजिल पर है, इसलिए वो साफ उन्हें दिखाई दे रहा है। कमरे की खिड़की कमरे के बराबर ऊंची और चौड़ी है। जो खिड़की है उस 5वीं मंजिल की रूम की, वो बहुत बड़ी है, यानी कि रूम कमरे के बराबर ऊंची और चौड़ी भी है, मीन्स लेंथी ऑल्सो, एंड हैविंग द breadth also equal to the size of the room। अब हम लोग 22 हो गए हैं। 27 देश, माल्टा, मॉरिशस, मेक्सिको, बोलिविया, नाइजीरिया, माली, अंगोला, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, भारत, चीन, कोरिया,
थाईलैंड। यानी कि हम लोग 22 मेंबर्स हो चुके हैं और यहाँ पे 17 देश के लोग आए हुए हैं। नेपाल का एक लड़का दुभाषीय है, टंक प्रसाद ढकाल। जो दुभाषीय का मतलब वो दोनों भाषाएं बात कर सकता है। नेपाल का लड़का है जो दोनों देश की भाषाएं बोल सकता है। कल हम लोग शहर से बाहर एक पोल्ट्री फार्म देखने जाएंगे यूनिवर्सिटी की बस से। तो वो कल यानी कि नेक्स्ट डे वो कहाँ पे जाने वाले हैं, वो लोग जाने वाले हैं शहर के बाहर एक पोल्ट्री फार्म देखने के लिए। पोल्ट्री का मतलब जहाँ पे मुर्गा मुर्गियाँ इन्हें पालते हैं वो उसे पोल्ट्री फार्म कहते हैं। तो मुर्गियों को पालने की जगह को देखने के लिए यूनिवर्सिटी की बस में लेखक जी इन सब लोगों के साथ जा रहे हैं। 17 देश के जो 22 लोग हैं उनके साथ यूनिवर्सिटी की बस से जा रहे हैं। कल दोपहर हमने शादी पार्टी के बाद घर जा रही एक दुल्हन भी देखी। यानी कि पिछले दिन उन्होंने क्या देखा, जब दोपहर में दुल्हन को भी देखी उन्होंने, एक शादीशुदा जोड़ी की वधू को भी देखा अपनी खिड़की से। कहाँ पे देखा उन्होंने? अपनी 5वीं मंजिल की उतनी बड़ी खिड़की से। वहाँ पे एक शादी पार्टी के बाद घर जा रही एक दुल्हन को भी देखा। सफ़ेद कपड़े पहने थी, नीचे से ऊपर तक सर पर सफ़ेद टोपी जैसी दिख रही थी। 65 लोग थे। आगे के हाल बाद की चिट्ठी में लिखेंगे। यानी कि अब तक जो है उन्होंने क्या देखा, वो शादी वाली लड़की यानी कि वधू पूरी की पूरी सफ़ेद ड्रेस में थी। यानी कि पहनावट की थी, उनके सर से पाँव तक पूरा का पूरा सफ़ेद रंग का ही ड्रेस था। यहाँ पे 50 सेट यानी कि लगभग 50 लोग 50 मेंबर्स थे उसके साथ। तो आगे की हाल में अगली चिट्ठी में लिखेंगे। यानी कि रिमेनिंग डिटेल्स आई विल राइट यू इन द नेक्स्ट लेटर। वो कह रहे हैं कि बाकी बातें हम अगली चिट्ठी में करेंगे। तुम लोग गौतम से एरोग्राम मंगा कर हमको चिट्ठी लिखना। तुम सबको प्यार, अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ़ ना हो। तो बच्चों को पापा मम्मी की देखभाल करने के लिए कह रहे हैं कि क्योंकि वो दूर है और बच्चे और उनकी बीवी यहाँ पे भारत में है। तो पापा क्या चिंता में है कि बीवी कैसी होगी, शायद उन्हें भी एज हो गया होगा। तो इसलिए वो सोच रहे हैं उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं, वो कैसी है। अगर बच्चे उन्हें तंग कर रहे हैं तो मत करना बच्चों, उन्हें उनकी देखभाल अच्छी तरह करना। तुम सबको मेरा प्यार, अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि एक दूसरे से झगड़ना नहीं और मुझे वो चाहिए ये चाहिए करके उन्हें तंग मत करना। आप लोग माँ से प्यार से रहना। जो अब और भैया से गौतम यानी कि तुम लोग गौतम से और एक भैया जो है उन बच्चों का उनसे एरोग्राम हम जो कहते हैं इनलैंड लेटर कार्ड, और अब तो हम ईमेल यूज़ करते हैं। पर पहले क्या होता था दूसरी और देश को चिट्ठी लिखना है तो हमें एरोग्राम मंगाना पड़ता था। जैसे इनलैंड लेटर होता है वैसे ही होता है, पर उसके ऊपर विदेश का स्टैंप लगा हुआ होता है। तो हम उसमें लिखकर हम पोस्ट बॉक्स में डालते हैं। उसके लिए पैसा कुछ अलग सा लगता है, तो इसे एरोग्राम कहते हैं। तो एरोग्राम मंगाकर उसमें आप चिट्ठी लिखना और माँ को तंग मत करना। ये पापा यहाँ पे कह रहे हैं बच्चों को, जो चिट्ठी में उन्होंने लिखा है। तो इस पाठ का नाम तो चिट्ठियों में यूरोप। तो चिट्ठियों में मतलब यहाँ खत में यूरोप का वर्णन हुआ है लेखक जी से। वो दिखा नहीं रहे पर चिट्ठी में लिख रहे हैं कि
यूरोप कैसा है और वो जहाँ पे ठहरे हुए हैं वो स्थान कैसा है और उसके अगल बगल में क्या दिखता है और वहाँ का मौसम कैसा है और वहाँ का कौन सा खेल वहाँ के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खेलते हैं और वहाँ पे कौन सी नदी बह रही है, ये सब कुछ इस कहानी में यानी कि इस चिट्ठी में लेखक जी बता रहे हैं। तो लेखक जी का नाम है सोमदत्त। तो सोमदत्त जी ने यहाँ पे बच्चों को चिट्ठी लिखा है और बाद में ये भी कहा कि माँ की अच्छी तरह देखभाल करना, उन्हें तकलीफ़ मत देना या तंग मत करना। तो बच्चों आप लोग भी अपनी माता जी या पिताजी को तंग मत करो। जो कुछ भी वो आपको समझाए उसे समझो और सबसे प्यार से रहो। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं इस पाठ का शब्दार्थ जो हमने पढ़ा अब तक। हफ्ता यानी कि सप्ताह, इस वीक। उकताहट, बेचैनी और अधीरता। दो भाषाएं जानने वाला मध्यस्थ जो उन भाषाओं के बोलने वाले दो व्यक्तियों की वार्ता के अवसर पर एक को दूसरे का अभिप्राय समझाए, यानी कि यहाँ पर ट्रांसलेटर भी कहा जाता है। दुभाषीय का मतलब वो दोनों भाषाएं जानता है और जब एक दूसरे व्यक्ति दो भाषाओं को नहीं समझ पाते तो ये तीसरी व्यक्ति जो दोनों भाषाओं को जानता है वो एक दूसरे को ट्रांसलेट करके उनकी बात इनको और इनकी बात उनको बताता है, उन्हें दुभाषीय कहा जाता है। विद्या जैसे पेड़। पत्र लेखक का संकेत मोर पंखी की ओर है, यानी कि यहाँ पे मोर पंखी मतलब पीकॉक्स फेदर जैसा जो लीव्स होते हैं वैसे उनके लीव्स वहाँ पे दिख रहे थे, वो बढ़ रहे थे। योगर्ट, दही जैसा खाने का एक पदार्थ। बरबटी, एक पतली लंबी कली, यानी कि ट्यूलिप फ्लावर, लाइक अ ट्यूलिप फ्लावर इट इज़। खरा सिक्का, खूब अच्छी तरह सिका हुआ करारा, मतलब वो बहुत साफ और सुथरा है और खरा दिख रहा है, नया दिख रहा है। चिल्ला, खाने की चीज़। 50, लगभग 50, ये यहाँ पे 50 का मतलब नियरली 50, वी विल यूज़ दैट वर्ड नो, उस तरह यहाँ पे 50 का शब्द भी यूज़ हो रहा है। फरलंग, दूरी की एक माप, जो हम जब निकलते हैं कहीं पे तो कहते हैं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ऐसे हम मापते हैं और उस तरह का एक माप यहाँ पे फरलांग कहा जाता है। एरोग्राम, विदेश भेजे जाने वाली चिट्ठी। मैंने पहले ही बताई थी कि आपको जो चिट्ठी इनलैंड लेटर और पोस्ट कार्ड जैसे हम यूज़ करते हैं यहाँ पे भारत में, उसी तरह एक देश से दूसरे देश को भेजने वाले चिट्ठी को ये एरोग्राम कहते हैं और उसका दिखावट उसमें भेजने वाली महत्वपूर्ण को जो भी होता है तो उसे हम उस चिट्ठी में लिखकर उन्हें विदेश को भेजते हैं। हमारे लोग जब वहाँ पे रहते हैं तो हम उसे एरोग्राम की तरीके से तौर से उन्हें अपनी बात, दिल की बात, मन की बात लिख कर बताते हैं, वो होता है एरोग्राम। तो एक बार और फिर देख लेते हैं जहाँ से ये नदी शुरू होती है, वो है दान्यूब नदी, जो वो यहाँ पे ज़ुरिच से शुरू होकर यहाँ सूरज से शुरू होकर वो एंड होती है यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल की ब्लैक सी के पास। तो ये है बड़ा नदी जो यूरोप में स्थित है। तो बच्चों हम मिलते हैं अगले पार्ट में, तो तब तक के लिए घर में रहो, स्वस्थ रहो, पापा और मम्मी को तंग मत करो, जो कुछ भी वो बनाते हैं बोलते हैं उसे मानो, खाओ, खुश रहो, उन्हें भी खुशी से रखो, अपना तबीयत भी ठीक ठाक रखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।